दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एडवेंचर के लिए जंगलों में जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जंगल से जिंदा वापस लौट पाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा करने निकला था। उसे लगता था कि वह कुछ दिनों की रोमांचक यात्रा करके वापस आ जाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में यही जंगल उसे भूखा रखेगा, उसका शरीर तोड़ देगा, उसका दिमाग उससे खेल खेलेगा और हर रात उसकी मौत उसका इंतजार करेगी। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह कहानी किसी लेखक की कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म जंगल की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है योसी नाम के एक युवा लड़के से। योसी इजराइल का रहने वाला है और उसे बचपन से ही नई नई जगहों पर घूमने और रोमांच भरी जिंदगी जीने का शौक है। वह हमेशा सोचता था कि असली जिंदगी शहरों की भीड़ में नहीं, बल्कि उन जगहों पर मिलती है जहां इंसान का सामना सीधे प्रकृति से होता है। अपनी नौकरी छोड़ने के बाद वह दुनिया घूमने निकल पड़ता है। कई देशों की यात्रा करते हुए आखिरकार वह पहुंचता है बोलीविया, जहां हर साल हजारों बैकपैकर्स एडवेंचर की तलाश में आते हैं। वहीं उसकी मुलाकात होती है दो नए दोस्तों से। पहला है केविन, जो अमेरिका से आया है। वह शांत स्वभाव का है और हर फैसले को सोच समझकर लेने में विश्वास रखता है। दूसरा है मार्कस, जो स्विट्जरलैंड से आया है। मार्कस थोड़ा भावुक और सीधा साधा इंसान है। तीनों की सोच अलग है, लेकिन एक चीज उन्हें जोड़ती है, दुनिया को करीब से देखने की चाह। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। वे साथ घूमते हैं, बातें करते हैं और अपनी अगली मंजिल के बारे में सोचते हैं। लेकिन तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। उस आदमी का नाम है कार्ल। कार्ल खुद को जंगलों का विशेषज्ञ बताता है। वह दावा करता है कि उसने अमेज़न के ऐसे हिस्से देखे हैं जहां आज तक बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। वह उन्हें बताता है कि जंगल के अंदर एक ऐसी जनजाति रहती है जिसने कभी आधुनिक दुनिया को नहीं देखा। साथ ही वह यह भी कहता है कि वहां सोने की खानें भी मौजूद हैं। योसी की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि यही तो वह रोमांच है जिसकी तलाश में वह घर से निकला था। लेकिन केविन को कार्ल की बातें कुछ अजीब लगती हैं। उसे महसूस होता है कि कार्ल जरूरत से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। फिर भी कार्ल का आत्मविश्वास इतना मजबूत होता है कि आखिरकार तीनों उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वे शहर छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। शुरुआत में सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। चारों तरफ घने पेड़, पक्षियों की आवाजें और चारों ओर फैली हरियाली। योसी बार बार अपने कैमरे से तस्वीरें खींचता है। उसे लगता है कि वह अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर शुरू कर चुका है। कार्ल रास्ते भर उन्हें जंगल के बारे में अलग अलग बातें बताता रहता है। वह बताता है कि यहाँ हर पौधा और हर जानवर का अपना महत्व है, लेकिन वह उन्हें बार बार एक बात भी समझाता है कि इस जंगल में छोटी सी गलती भी जान ले सकती है। शुरुआत में सब लोग इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के और अंदर जाते हैं, माहौल बदलने लगता है। अब रास्ते गायब होने लगते हैं। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। हर दिशा एक जैसी लगती है। अगर कोई यहाँ अकेला रह जाए तो शायद कभी बाहर निकल ही ना पाए। फिर भी योसी के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि उत्साह होता है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता है। वे नदी का पानी पीते हैं, जंगल में खाना ढूंढते हैं और रात को छोटे से कैंप में सो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे असली मुश्किलें शुरू होने लगती हैं। मार्कस के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। लगातार चलने की वजह से उसके पैरों की चमड़ी उतरने लगती है। हर कदम उसके लिए दर्द बन जाता है। वह कई बार रुकने की बात करता है, लेकिन कार्ल उसे आगे बढ़ने के लिए कहता रहता है। केविन को भी अब शक होने लगता है कि कार्ल शायद रास्ता भूल चुका है। जब भी वह कोई सवाल पूछता है, कार्ल बात बदल देता है। योसी बीच में फंस जाता है। एक तरफ उसका दोस्त केविन है, दूसरी तरफ कार्ल, जिस पर वह अब तक भरोसा करता आया है। दिन बीतते जाते हैं और जंगल पहले से ज्यादा खतरनाक होता जाता है। अब खाने की कमी होने लगती है। कभी कभी उन्हें सिर्फ थोड़े से चावल या जंगल में मिलने वाले फल ही खाने पड़ते हैं। रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी जानवर की दहाड़ तो कभी पेड़ों के बीच कुछ हिलने की आवाज। हर रात उन्हें लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर उनके कैंप के आसपास घूम रहा है। फिर एक दिन मार्कस का दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह चल ही नहीं पाता। उसके पैरों की हालत देखकर केविन गुस्सा हो जाता है। वह कार्ल से कहता है कि अब बहुत हो गया, उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन कार्ल साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है और अगर वे अभी वापस लौटे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
अब चारों के बीच बहस शुरू हो जाती है। मार्कस वापस जाना चाहता है, केविन उसका साथ देता है, लेकिन योसी अभी भी उस अनदेखी जनजाति और एडवेंचर का सपना छोड़ना नहीं चाहता। यहीं से चार दोस्तों की दोस्ती में पहली बार दरार पड़ जाती है। आखिरकार वे एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। योजना बनती है कि कार्ल और मार्कस पैदल वापस लौटेंगे, जबकि योसी और केविन नदी के रास्ते एक बेड़ा बनाकर आगे बढ़ेंगे। उन्हें लगता है कि नदी का रास्ता आसान होगा और वे जल्दी सभ्यता तक पहुंच जाएंगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यही फैसला आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होने वाला है। दोनों लकड़ियों को बांधकर एक अस्थायी बेड़ा तैयार करते हैं। सामान उस पर रखा जाता है और वे तेज बहती नदी में उतर जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद नदी का बहाव अचानक बहुत तेज हो जाता है। पानी की आवाज़ इतनी तेज होती है कि दोनों एक दूसरे की बात भी नहीं सुन पाते। बेड़ा बेकाबू होकर चट्टानों की तरफ बढ़ने लगता है और उन्हें पहली बार एहसास होता है कि अब उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। यहीं से शुरू होती है असली सर्वाइवल की कहानी। तेज बहाव में बहता हुआ उनका बेड़ा अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका था। केविन लगातार चिल्लाकर योसी से कहता है कि किसी तरह किनारे की तरफ बढ़ो, लेकिन नदी की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि उनकी एक भी कोशिश काम नहीं आती। कुछ ही सेकंड बाद सामने एक बहुत बड़ा झरना दिखाई देता है। उसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब अगर वे उस झरने तक पहुंच गए तो बचना लगभग नामुमकिन था। दोनों पूरी ताकत से बेड़े को मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक विशाल चट्टान से टकराकर बेड़ा टूट जाता है और दोनों अलग अलग दिशाओं में बहने लगते हैं। योसी कई बार पानी के अंदर चला जाता है। तेज लहरें उसे बार बार चट्टानों से टकराती हैं। किसी तरह वह एक बड़ी लकड़ी पकड़ लेता है और बहते बहते नदी के किनारे पहुंच जाता है। लेकिन जब वह उठकर चारों तरफ देखता है, केविन कहीं दिखाई नहीं देता। वह उसका नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है, लेकिन जवाब में सिर्फ बहते पानी की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब केविन वापस नहीं आता, तब योसी को एहसास होता है कि अब वह इस विशाल जंगल में बिल्कुल अकेला रह गया है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद केविन भी कहीं किनारे निकल आया होगा, इसीलिए वह नदी के किनारे किनारे उसे ढूंढना शुरू करता है। लेकिन कई घंटों तक चलने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलता। अब योसी के पास जो थोड़ा बहुत सामान बचा था, वही उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। उसके पास न कोई नक्शा था, न दिशा का अंदाजा और न ही किसी इंसान तक पहुंचने का कोई रास्ता। फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ता। उसे लगता है कि अगर वह लगातार चलता रहा तो शायद किसी गांव या नदी के किनारे रहने वाले लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन जंगल उसके हर कदम की परीक्षा लेने वाला था। दिन ढलते ही पूरा जंगल बदल जाता है। जहां दिन में पेड़ शांत दिखाई देते थे, वहीं रात होते ही हर तरफ अजीब आवाजें आने लगती हैं। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी जानवर की डरावनी चीख और कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। योसी जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद आग तो जल जाती है, लेकिन बारिश शुरू होते ही वह भी बुझ जाती है। अब उसके पास अंधेरे में बैठकर पूरी रात काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह एक पेड़ के नीचे सिकुड़ कर बैठ जाता है। उसकी आंखें खुली रहती हैं क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वह सो गया तो शायद दोबारा कभी जाग ही नहीं पाएगा। रात जैसे तैसे बीत जाती है। अगली सुबह वह फिर चलना शुरू करता है, लेकिन अब भूख उसे अंदर से तोड़ने लगी थी। कई दिनों से उसने ठीक से कुछ नहीं खाया था। कभी उसे कोई जंगली फल मिल जाता तो कभी वह नदी में मछली पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन ज्यादातर समय उसे खाली पेट ही आगे बढ़ना पड़ता। धीरे धीरे उसके कपड़े फटने लगते हैं। जूते लगातार भीगने की वजह से उसके पैरों की चमड़ी गलने लगती है। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई तेज चाकू उसके तलवों में घुस रहा हो, लेकिन रुकना मतलब मौत को बुलाना था। इसीलिए वह दर्द सहते हुए चलता रहता है। इधर दूसरी तरफ केविन किसी तरह नदी से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। वह भी घायल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता योसी था। उसे पूरा यकीन था कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा है। वह आसपास के लोगों से मदद मांगता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जंगल में उसका दोस्त फंसा हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लोग कहते हैं कि इतना समय बीत जाने के बाद किसी इंसान का
उस जंगल में जिंदा बचना लगभग असंभव है। फिर भी केविन हार नहीं मानता। वो बार बार बचाव दल बनाने की कोशिश करता है। उधर योसी की हालत हर गुजरते दिन के साथ और खराब होती जा रही थी। एक दिन चलते चलते वह पूरी तरह थककर जमीन पर गिर पड़ता है। वह आसमान की तरफ देखता है और पहली बार उसके मन में यह ख्याल आता है कि शायद अब वह कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी उसे अपनी मां का चेहरा याद आता है। उसे अपने पिता की बातें याद आती हैं। वह खुद से कहता है, अगर मैंने अभी हार मान ली तो मैं कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा। यही सोच उसे दोबारा खड़ा कर देती है। वह फिर चलना शुरू करता है, लेकिन जंगल अभी उसकी परीक्षा खत्म नहीं करने वाला था। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है। वह घबराकर उठता है, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सुबह जब वह अपने पैरों को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों में गहरे घाव हो चुके थे। बारिश, कीचड़ और लगातार भीगने की वजह से उनमें इन्फेक्शन फैल चुका था। वह जैसे तैसे अपने जूते उतारता है, लेकिन जैसे ही वह मोजा निकालता है, उसके साथ सड़ी हुई चमड़ी भी बाहर निकल आती है। दर्द इतना भयानक होता है कि उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। कुछ देर तक वह वहीं बैठा रहता है। उसे लगता है कि अब शायद वह एक कदम भी आगे नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर वह यहीं रुक गया तो कुछ ही दिनों में भूख, बीमारी या कोई जंगली जानवर उसकी जान ले लेगा। इसीलिए वह अपने पैरों पर कपड़ा बांधता है और फिर से चल पड़ता है। अब उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिमाग टूटने लगा था। अब योसी के शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह ठीक से खड़ा हो सके। कई दिनों की भूख, लगातार बारिश और गहरे जख्मों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। फिर भी वह एक एक कदम आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह यहीं बैठ गया तो शायद दोबारा कभी उठ नहीं पाएगा। इधर केविन भी चैन से नहीं बैठा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसका दोस्त अभी जिंदा है। कई लोगों ने उसे समझाया कि इतने दिनों तक उस जंगल में कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता, लेकिन केविन ने किसी की बात नहीं मानी। आखिरकार वह कुछ स्थानीय लोगों और अनुभवी नाविकों की मदद से एक बार फिर जंगल में खोज अभियान शुरू करता है। उधर योसी की हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही थी। उसके पैरों के घाव अब इतने गहरे हो चुके थे कि हर कदम पर खून निकल आता था। शरीर में पानी की कमी हो चुकी थी और भूख ने उसे पूरी तरह कमजोर बना दिया था। रात होते ही उसे फिर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि उसके सामने उसका परिवार खड़ा है। लेकिन जब वह ध्यान से देखता, वहां सिर्फ घना जंगल और अंधेरा होता। अब उसके लिए असली लड़ाई जंगल से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से थी। एक समय ऐसा भी आता है जब वह पूरी तरह टूट जाता है। वह जमीन पर बैठकर सोचता है कि शायद अब यहीं उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर उसने हार मान ली तो उसके परिवार को कभी यह भी नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। यही सोच उसे एक बार फिर खड़ा कर देती है। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता रहता है। इसी दौरान अचानक उसे दूर नदी की तरफ से किसी इंजन की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद यह भी उसका भ्रम है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। अब वह अपनी बची हुई पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू करता है, हेल्प हेल्प। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि किसी ने उसे सुना भी है या नहीं। उधर नदी में चल रही नाव में बैठे लोगों को जैसे किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन केविन तुरंत उस दिशा में देखने लगता है। कुछ ही पल बाद घने पेड़ों के बीच से एक बेहद कमजोर, गंदा और घायल इंसान बाहर निकलता है। केविन उसे देखते ही पहचान जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि योसी था। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन योसी के शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची थी। वह कुछ कदम चलते ही वहीं गिर पड़ता है। केविन तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसे संभाल लेता है। करीब 19 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार योसी जिंदा मिल चुका था।